Hello everyone, welcome to Fly Group of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसमें से अभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आपको बता दें कि इस वर्ष इस दिवस की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। पहली बार 1993 में 29 दिसंबर को जैव विविधता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था, लेकिन दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में अपनाया। इस दिन को 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी फाइनल एक्ट को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इस योजना को 2017 में प्रारंभ किया गया था। आपको बता दें कि इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के जरिए किया जा रहा है। योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत वृद्धों को 1000 रुपये प्रति माह अर्थात 12,000 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम पेंशन दी जाती है, जबकि 10,000 रुपये प्रति माह अर्थात 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम पेंशन दी जाती है। हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल किया गया है? तो इसमें त्रिपुरा की गुमटी नदी को शामिल किया गया है। इसके जरिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल यानी IBP रूटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। यह रूट 1 से लेकर 8 तक के मौजूदा सभी IBP रूटों को कनेक्ट करेगा। रूट संख्या 9 और 10 के रूप में गुमटी नदी के सोनामुरा दौदखंडी विस्तार का समावेशन त्रिपुरा तथा भारत और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों से सटे राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस पायदान पर है? तो मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे पायदान पर आता है। आपको बता दें कि भारत मत्स्य उत्पादन में तीसरे और इसके साथ ही एक्वाकल्चर में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में अकेले मत्स्य पालन ने 145 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ ही GDP में 1.07% का योगदान दिया है। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र से सतत एवं जवाबदेही पूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। हाल ही में केंद्र की सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर के शौर्यीकरण के लिए एक योजना लॉन्च की है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। इस परियोजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट और विभिन्न सोलर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग जैसे सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क की परिकल्पना की गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव गंग के द्वारा करवाया गया था। आपको बता दें कि इसे यूनेस्को द्वारा सन 1949 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA लागू किया है? तो यह एक्ट लागू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। दरअसल इस अधिनियम के तहत पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन जैसी आवश्यक सेवाओं की एक सूची तैयार की जाती है और इस सूची में शामिल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोक दिया जाता है। यूपी की सरकार ने 6 महीनों की अवधि के लिए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम लागू किया है। इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही इस अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 23 मई को। दरअसल कछुओं के संरक्षण तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 23 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? तो RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आपको बता दें कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और बात करें प्रेजेंट रेपो रेट की, तो प्रेजेंट में रेपो रेट है 4.00% और प्रेजेंट में रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 से हुनर हाट को फिर से प्रारंभ करने की बात कही है। इसकी थीम क्या होगी? तो इस वर्ष हुनर हाट की थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट को सितंबर 2020 से फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हुनर हाट देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बाजार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
चारधाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग का संबंध किस नेशनल हाईवे से है? तो इस सुरंग का संबंध नेशनल हाईवे 94 से है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। चारधाम परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था। यह 440 मीटर लंबी घोड़े के नाल के आकार की एक सुरंग है, जिसका निर्माण ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग यानी NH 94 पर बसे चंबा शहर के नीचे किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आपको बता दें कि यह आयोग प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कारकों को देखेगा और श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करेगा। इस आयोग का उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना है। हाल ही में तमिलनाडु के वेलनकल्ली में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वेलनकन्नी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वेलनकन्नी एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस सिल्वर रंग की मछली को पुंटियस सैंक्टस नाम दिया गया है। वेलनकल्ली तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक शहर है और यह शहर बेसिला ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ नामक चर्च के लिए जाना जाता है। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो बलवीर सिंह सीनियर का संबंध हॉकी से था। आपको बता दें कि 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर जी का निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया है। वे 1948 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इसके साथ ही उन्होंने 1952 में भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान और 1956 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में भारत को जीत दिलाई है। दी गोल्डन हैट्रिक, यह बलवीर सिंह सीनियर जी की आत्मकथा है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में किसे दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है? तो यह नियुक्त किया गया है SN राजेश्वरी को। और आपको बता दें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? तो यह दर्जा दिया है मिजोरम की सरकार ने। और आपको बता दें कि मिजोरम की सरकार रोजगार सृजन और खेल के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए खेल में अधिक निवेश करना चाहती है और यही वजह है कि इससे खेल निवेशकों और प्रमोटरों को लाभ होगा, जबकि खिलाड़ी इसके अंतिम लाभार्थी होंगे। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJAS के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो AIJAS का संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि इसके प्रावधानों के तहत एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इस अखिल भारतीय परीक्षा को क्लियर करने वालों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि AIJAS का प्रावधान संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया था। विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 28 मई को। ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, जिसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है, जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 ड्यूगोंग पाए गए हैं। गौरतलब है कि यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर आए चक्रवाती तूफान का नाम है मंगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह एक तीव्र तूफान था, जिसमें हवा की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। और आपको बता दें कि मंगा चक्रवात की उत्पत्ति दक्षिणी हिंद महासागर में बताई गई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वीर सावरकर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था और हाल ही में 28 मई को वीर सावरकर का 137वां जन्मदिवस मनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने की योजना तैयार की है? तो यह योजना तैयार की है कर्नाटक की सरकार ने। कोरोना वायरस महामारी से जूझते हुए कर्नाटक की सरकार एक मानकीकृत स्वास्थ्य डेटाबेस यानी एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए जल्द ही चिक्काबल्लापुरा और मंगलौर जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर इस अवधारणा को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट PAI लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे फास्टैग, रुपे और यूपीआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का विकास बंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 2020 के लिए इस दिवस की थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम कर रहे शांति सैनिकों और असैनिक कर्मियों के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका देता है। याद रहे कि भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशंस की वुमेन पीस कीपर रही मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। वे इस पुरस्कार को ब्राजीलियाई महिला कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्टो अरूजो के साथ साझा करेंगी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति सैनिक को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लें। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना बनाई है? तो यह योजना बनाई है मध्य प्रदेश की सरकार ने। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार कुशल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के बाद उनका डेटाबेस तैयार करेगी। इस डेटाबेस का उपयोग कर कुशल श्रमिकों को छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और कारखानों में काम दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त स्वामित्व योजना भी लागू की जा रही है एवं इसके साथ ही श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत संपूर्ण ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर इनका रिकॉर्ड तैयार कर लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार, यह योजना भी प्रारंभ करने जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की सफलतापूर्वक जांच हेतु बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी की गई है। हाल ही में किस देश ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड योजना शुरू करने की बात कही है? तो यह बात कही है भारत की सरकार ने। और आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिसे निर्बाध रूप से साझा किया जा सके। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस में किया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 121 है। नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीएस ने निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टीसीएस आईओएन के साथ साझेदारी की है। एनसीएस किस मंत्रालय की परियोजना है? तो एनसीएस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की परियोजना है। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल एनसीएस के पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। टीसीएस आईओएन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक रणनीतिक इकाई है जो विनिर्माण उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा बोर्डों पर आधारित है। यह एक सेवा मॉडल के रूप में आईटी के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। वर्तमान में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं। हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। इसे कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस कलिंग में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मिसाइल पार्क पूरा होने के बाद आईएनएस कलिंग के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित होगा। अग्निप्रस्थ का लक्ष्य 1981 से अब तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह पार्क स्कूली बच्चे से लेकर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को मिसाइलों और संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। आईएनएस कलिंग विशाखापट्टनम स्थित एक प्रमुख नौसेना बेस है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त लघु वनोपज एमएफपी वस्तुओं को एमएफपी थ्रू एमएसपी योजना में शामिल करने की घोषणा की है। निम्न में से कौन सी उपज लघु वनोपज की वन श्रेणी अर्थात फॉरेस्ट कैटेगरी में शामिल नहीं है? तो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है काला चावल। आपको बता दें कि अब तक लघु वनोपज वस्तुओं की सूची में 50 वस्तुएं शामिल थी, जिसमें 23 वस्तुएं और जोड़ दी गई हैं। आपको बता दें कि लघु वनोपज वस्तुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड श्रेणियां आती हैं। इसमें वन जीरा, इमली के बीज और सूखा आंवला फॉरेस्ट कैटेगरी में शामिल है, जबकि काले चावल का वर्गीकरण एग्रीकल्चर कैटेगरी में किया गया है। आदिवासी लोगों की आजीविका में सुधार और उनके सशक्तिकरण के लिए एमएफपी थ्रू एमएसपी योजना चलाई जा रही है। ट्राइफेड इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एमएसपी का तात्पर्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस से है, जबकि एमएफपी का तात्पर्य माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से है। मेवेन अंतरिक्ष यान का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका संबंध नासा से है। और आपको बता दें कि मेवेन अंतरिक्ष यान के मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के 5 वर्षों के बाद इसके डेटा के जरिए मंगल ग्रह के वायुमंडल के इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम का एक नक्शा तैयार किया गया है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉबिन रॉमस्टेड के अनुसार यह करंट सिस्टम मंगल ग्रह में जीवन की दशाओं के लिए नुकसानदायक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 31 मई को।
WHO के सदस्य देशों ने तंबाकू महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने और इससे होने वाली बीमारी और मृत्यु को रोकने के लिए 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की बात कही थी। इसके बाद 1988 में एक संकल्प पारित किया गया और तब से प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत रहा है सिंगापुर। और आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 13% से बढ़कर $49.97 बिलियन तक पहुंच गया है। 2018-19 में यह निवेश $44.36 बिलियन था। और साथ ही आपको बता दें कि अकेले सिंगापुर से भारत को सर्वाधिक $14.67 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये मई मंथ के लास्ट वीक के कुछ करंट अफेयर्स थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो की PDF की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।